वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत ही ज़रूरी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक की बात करेंगे, हुक यूज स्टेट। जी। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे हमारे रिएक्ट कंपोनेंट्स चीज़ों को याद रख पाते हैं, मतलब अपनी स्टेट मेंटेन करते हैं। हाँ, जैसे काउंटर कितनी बार क्लिक हुआ ये याद रखना। बिल्कुल। या फिर एक फॉर्म में यूजर ने क्या इनपुट किया है, वो सब कंपोनेंट की मेमोरी की तरह है ये। सही। हमारी आज की ये जो चर्चा है ये रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ हिस्सों पर बेस्ड है। हमारा प्लान ये है कि इस इंफॉर्मेशन को लें और इसे थोड़ा आसान बनाएं। जी, ताकि समझना आसान हो। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो रिएक्ट अभी सीख रहे हैं या शायद अपनी नॉलेज रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को, देखते हैं कि यूज स्टेट कंपोनेंट्स को डायनामिक और इंटरैक्टिव कैसे बनाता है। तो ये यूज स्टेट है क्या? मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप इसे अपने कंपोनेंट में सबसे ऊपर कॉल करते हैं। कोई नाम करंट स्टेट। हाँ, और दूसरा आइटम एक फंक्शन होता है। कन्वेंशन है कि इसे सेट फंक्शन कहते हैं, है ना? जी, सेट फंक्शन जैसे सेट नेम, सेट एज। हाँ, और ये फंक्शन आपको वो स्टेट अपडेट करने की फैसिलिटी देता है। बिल्कुल। आपने ये सिंटैक्स तो जरूर देखा होगा, कॉन्स्ट एज सेट एज इज इक्वल टू यूज स्टेट ऑफ 28। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड है। अरे डिस्ट्रक्चरिंग। हाँ, जावास्क्रिप्ट का अरे डिस्ट्रक्चरिंग बड़ा हैंडी है। इससे स्टेट वेरिएबल एज और उसका सेटअप फंक्शन सेट एज आराम से मिल जाते हैं। और यही नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो होती है ज्यादातर। समथिंग सेट समथिंग। राइट। जी हाँ। और वो जो इनिशियल स्टेट आप पास करते हैं यूज स्टेट को, हाँ, वो कंपोनेंट के पहली बार रेंडर होने पर स्टेट की स्टार्टिंग वैल्यू होती है। अच्छा, इनिशियल वैल्यू। हाँ, और ये वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी, नल या अनडिफाइंड भी। ओके। और यही एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप इनिशियल स्टेट के तौर पे सीधे वैल्यू देने के बजाय एक फंक्शन पास कर दें, फंक्शन कैसे? जैसे यूज स्टेट पैरेंथेसिस इक्वल्स टू कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, टू रिएक्ट इसे एक इनिशियलाइजर फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। अच्छा, इनिशियलाइजर फंक्शन, इसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि ये फंक्शन सिर्फ कंपोनेंट के पहली बार माउंट होने पर ही रन होता है, मतलब एकदम स्टार्ट में। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। तो अगर इनिशियल स्टेट निकालने में कोई हैवी कैलकुलेशन है या कोई बड़ा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये परफॉर्मेंस बचाता है। वो कैलकुलेशन हर री-रेंडर पर नहीं होगी। समझ गए। तो फंक्शन पास करना है, कॉल करके रिजल्ट नहीं। बिल्कुल सही। यूज स्टेट ऑफ कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू लिखना है, यूज स्टेट ऑफ कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू नहीं। गॉट इट। और इस इनिशियलाइजर फंक्शन की कोई शर्तें हैं? हाँ, दो तीन मुख्य बातें हैं। ये फंक्शन प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब नो साइड इफेक्ट्स? एग्जैक्टली। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता ये फंक्शन, और इसे हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। ठीक है। और एक छोटी सी बात स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। अगर आप डेवलपमेंट में स्ट्रिक्ट मोड यूज कर रहे हैं, जो कि रेकमेंडेड है? हाँ बिल्कुल, अच्छी प्रैक्टिस है, तो रिएक्ट आपके इनिशियलाइजर फंक्शन को जानबूझकर 2 बार चलाएगा। 2 बार? क्यों? ये सिर्फ डेवलपमेंट में होता है, प्रोडक्शन में नहीं। रिएक्ट ये चेक करने के लिए करता है कि फंक्शन में कोई एक्सीडेंटल इम्प्यूरिटी, मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर फंक्शन प्योर है तो 2 बार चलने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये तो हुई इनिशियल स्टेट सेट करने की बात। अब सवाल है कि स्टेट बदलें कैसे। यहीं पर वो दूसरा आइटम काम आता है ना? सेट फंक्शन, जैसे सेट एज, सेट नेम। जी। जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो बेसिकली आप रिएक्ट को 2 चीजें बताते हैं। एक तो ये कि स्टेट की नई वैल्यू क्या होगी, और दूसरा ये कि भाई कंपोनेंट को री-रेंडर करके यूआई को अपडेट कर दो। सही। सिग्नल फॉर री-रेंडर। स्टेट अपडेट करने के 2 मेन तरीके डॉक्यूमेंटेशन में बताए गए हैं। हाँ। पहला, आप सीधे नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे नाम बदलना है तो सेट नेम टेलर, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा तरीका है कि आप एक अपडेटर फंक्शन पास करें। जैसे एज एक बढ़ानी है तो सेट एज ए इज इक्वल टू a+1। जी, ये फंक्शन पिछली स्टेट वैल्यू लेता है और नई कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। हाँ, अब यहाँ एक आम कंफ्यूजन पॉइंट आता है जो मैंने देखा है बिगिनर्स को अक्सर होता है। अच्छा। मान लीजिए एज स्टेट की करंट वैल्यू है 42 और आपने एक बटन के क्लिक हैंडलर में सेट एज+1 को मान लीजिए 3 बार कॉल कर दिया, एक के बाद एक। ओके, 3 बार सेट एज+1। हाँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी? एज 42 से 45 हो जानी चाहिए, राइट? लगता तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, एज सिर्फ 43 ही होगी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जब आप सेट एज प्लस 1 कॉल करते हैं तो रिएक्ट उस मोमेंट पर चल रहे कोड में एज वेरिएबल की वैल्यू को तुरंत अपडेट नहीं करता। अच्छा। वो हैंडलर फंक्शन अभी भी एज को 42 ही देख रहा है। तो आपकी तीनों कॉल्स असल में बन जाती हैं सेट एज 42 प्लस 1, सेट एज 42 प्लस 1, सेट एज 42 प्लस 1। ओ, तो तीनों बार सेट एज 43 कॉल हो रहा है इफेक्टिवली। बिल्कुल। रिएक्ट देखता है कि आप 3 बार स्टेट को 43 पर सेट करने को कह रहे हैं। वो इन अपडेट्स को प्रोसेस करता है, अंत में स्टेट को 43 पर सेट कहता है और एक बार री-रेंडर ट्रिगर करता है। वाओ, ओके। तो फिर वो दूसरा तरीका अपडेटर फंक्शन वाला, वो यहाँ कैसे हेल्प करता है? हाँ, यहीं पर अपडेटर फंक्शन शाइन करता है। जब आप अपडेटर फंक्शन पास करते हैं, जैसे सेट एज a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो आप रिएक्ट को ये नहीं बता रहे कि अगली स्टेट क्या है, बल्कि ये बता रहे हैं कि अगली स्टेट को पिछली स्टेट के बेसिस पर कैलकुलेट कैसे करना है। ओके। रिएक्ट इन अपडेटर फंक्शंस को एक क्यू में डाल देता है। फिर नेक्स्ट रेंडर से ठीक पहले वो उन्हें ऑर्डर में प्रोसेस करता है। क्यू में कैसे? पहला अपडेटर चलेगा, उसे पेंडिंग स्टेट मिलेगी 42, वो कैलकुलेट करके 43 रिटर्न करेगा। फिर अगला अपडेटर चलेगा, उसे स्टेट मिलेगी 43, जो पिछले वाले ने रिटर्न की थी, वो 44 रिटर्न करेगा। फिर तीसरा चलेगा, उसे स्टेट 44 मिलेगी, वो 45 रिटर्न करेगा। अच्छा, चेन रिएक्शन की तरह। हाँ, बिल्कुल। क्यू खाली होने के बाद रिएक्ट फाइनल स्टेट यानी 45 स्टोर करेगा और कंपोनेंट को री-रेंडर करेगा। तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया। एवर है। तो अपडेटर फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट आता है, जैसे ए, उसे पेंडिंग स्टेट कहते हैं। जी हाँ, पेंडिंग स्टेट। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रीवेज, करंट एज या सिर्फ ए, जो आपको सही लगे। तो क्या हमें हमेशा अपडेटर फंक्शन ही यूज करना चाहिए? ज्यादा सेफ लगता है? जरूरी नहीं है। ज्यादातर सिंपल केसेस में, जैसे एक क्लिक पर स्टेट अपडेट करना है, तो सीधे वैल्यू पास करना सेट एज 43 बिल्कुल ठीक काम करता है। रिएक्ट ये इंश्योर करता है कि अगली यूजर इंटरेक्शन से पहले स्टेट अपडेट हो जाए। अच्छा। लेकिन हाँ, जब आप एक ही इवेंट में मल्टीपल अपडेट्स कर रहे हो या जब नई स्टेट पिछली स्टेट पर डायरेक्टली डिपेंड करती हो, तब अपडेटर फंक्शन ज्यादा रिलायबल है। कंसिस्टेंसी के लिए ये रूल अच्छा है कि जब भी नई स्टेट पुरानी स्टेट से कैलकुलेट हो रही हो, अपडेटर यूज कर लें, ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहता है। मेक सेंस। और स्ट्रिक्ट मोड में अपडेटर फंक्शंस का क्या? वो भी 2 बार चलेंगे? हाँ, स्ट्रिक्ट मोड में रिएक्ट आपके अपडेटर फंक्शंस को भी डेवलपमेंट में 2 बार चला सकता है, प्योरिटी चेक करने के लिए। अगेन, अगर फंक्शन प्योर है तो प्रोडक्शन बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है समझने के लिए, जो स्टेट के बिहेवियर से जुड़ी है। जी। वो ये कि स्टेट एक स्नैपशॉट की तरह काम करता है। स्नैपशॉट मतलब ये कि जब आप सेट फंक्शन कॉल करते हैं, मान लीजिए सेट नेम रॉबिन, तो वो उस वक्त चल रहे कोड में नेम वेरिएबल की वैल्यू को तुरंत नहीं बदलता। अच्छा, हाँ। इसे ऐसे सोचिए कि रेंडर की शुरुआत में रिएक्ट ने स्टेट का एक फोटो खींच लिया। हाँ। आपका सारा इवेंट हैंडलर कोड उसी फोटो को देख रहा है। ओके। सेट फंक्शन कॉल करने का मतलब है रिएक्ट को ये बताना कि ओके, अगले रेंडर के लिए एक नया फोटो तैयार करना जिसमें नेम रॉबिन होगा। लेकिन करंट रेंडर में पुरानी फोटो ही दिखती रहेगी जिसमें नेम शायद टेलर था। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसीलिए अगर आप सेट नेम के तुरंत बाद console.log नेम करेंगे तो कंसोल में आपको पुरानी वैल्यू टेलर ही दिखेगी। बिल्कुल। स्टेट अपडेट का असर हमेशा अगले रेंडर से ही दिखता है। डिबगिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और रिएक्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी करता है। एक तो ये कि अगर आप सेट फंक्शन को ऐसी वैल्यू के साथ कॉल करते हैं जो करंट स्टेट के बिल्कुल बराबर है, सेम वैल्यू। हाँ, सेम वैल्यू, तो रिएक्ट कंपोनेंट और उसके चिल्ड्रन को री-रेंडर स्किप कर देता है। फालतू के रेंडर्स बच जाते हैं। अच्छा, ये बराबरी कैसे चेक होती है? रिएक्ट इसके लिए object.is कंपैरिजन का इस्तेमाल करता है। object.is, ओके। हाँ, ये प्रिमिटिव्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस के लिए तो वैल्यू कंपेयर करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स और एरेज के लिए उनके मेमोरी रेफरेंस को कंपेयर करता है। इस पर अभी आते हैं। ठीक है, और क्या ऑप्टिमाइजेशंस है? दूसरी महत्वपूर्ण ऑप्टिमाइजेशन है बैचिंग। रिएक्ट स्टेट अपडेट्स को बैच करता है। बैचिंग मतलब एक साथ प्रोसेस करना। हाँ, अगर एक ही इवेंट हैंडलर में, जैसे बटन क्लिक पर आपने कई सेट फंक्शंस कॉल किए, सेट नेम ए, सेट एज 30, सेट सिटी दिल्ली, तो रिएक्ट इन सबको इकट्ठा कर लेगा। ओके। और सारे इवेंट हैंडलर्स के पूरा चलने के बाद ही स्क्रीन को सिर्फ एक बार अपडेट करेगा। सिर्फ एक बार? वाओ। जी,
इससे एक ही इंटरैक्शन के कारण होने वाले मल्टीपल री-रेंडर्स बचते हैं। परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत अच्छा है। डेफिनेटली। बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको रिएक्ट को फोर्स करना पड़े कि वो डॉम अपडेट तुरंत करें, शायद किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेशन में, हाँ। तो फ्लश सिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसकी जरूरत न के बराबर पड़ती है। ओके, गुड टू नो। और एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल, सेट फंक्शन की आइडेंटिटी स्टेबल रहती है। मतलब रिएक्ट गारंटी देता है कि ये फंक्शन री-रेंडर्स के बीच बदलेगा नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आप इसे यूज इफेक्ट जैसे हुक की डिपेंडेंसी अरे में डालते भी हैं, तो ये इफेक्ट को बेवजह ट्रिगर नहीं करेगा। लिंटर्स अक्सर इसे डिपेंडेंसी लिस्ट से हटाने को कहते हैं और वो सेफ होता है। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं स्टेट में ऑब्जेक्ट्स और अरेज को हैंडल करने की। ये बहुत कॉमन है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशली फॉर्म्स के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म की स्टेट है जो एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट नेम बाबरा, लास्ट नेम हेपवर्थ, ईमेल b@hepworths.com। ओके। रिएक्ट में स्टेट के साथ काम करने का एक गोल्डन रूल है, स्टेट को इम्यूटेबल समझें, उसे डायरेक्टली मॉडिफाई या म्यूटेट ना करें। हाँ, रीड ओनली मानना चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब है आप ऐसा नहीं कर सकते। form.firstname = Taylor, set form। ये गलत है। ये काम नहीं करेगा या बग पैदा करेगा। हाँ, सही तरीका है कि आप हमेशा स्टेट को एक नए ऑब्जेक्ट या अरे से रिप्लेस करें। रिप्लेस, नॉट मॉडिफाई। एग्जैक्टली। जावास्क्रिप्ट का स्प्रेड सिंटैक्स इसमें हमारा बेस्ट फ्रेंड है। जी। ऑब्जेक्ट के लिए आप ऐसे लिखेंगे, set form is .form, first name = Taylor। हाँ, ये क्या करता है? ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, पुराने फॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज उसमें कॉपी करता है .form, और फिर फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी को नई वैल्यू से ओवरराइट कर देता है। बिल्कुल, नया ऑब्जेक्ट बन गया। और अरेज के लिए भी सेम प्रिंसिपल है। पुश, स्प्लाइस जैसे म्यूटेटिंग मेथड्स यूज करने के बजाय कॉनकैट, स्लाइस या स्प्रेड सिंटैक्स .array, न्यू आइटम का इस्तेमाल करके नया अरे बनाएं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये इम्यूटेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, बताइए। जैसा हमने पहले कहा, रिएक्ट object.is का इस्तेमाल करके देखता है कि स्टेट बदली है या नहीं। राइट, रेफरेंस चेक फॉर ऑब्जेक्ट्स अरेज। एग्जैक्टली। जब आप स्प्रेड सिंटैक्स से नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका मेमोरी रेफरेंस बदल जाता है। रिएक्ट देखता है कि रेफरेंस अलग है, समझ जाता है कि स्टेट बदली है और कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। ओके। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधे म्यूटेट करते, form.firstname = Taylor, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो वही रहता है। रिएक्ट object.is से चेक करेगा, देखेगा रेफरेंस सेम है और सोचेगा कि स्टेट अपडेट हुई ही नहीं। ओ, तो यूआई अपडेट नहीं होगा। बिल्कुल, भले ही आपने डेटा बदल दिया हो। इसलिए इम्यूटेबिलिटी रिएक्ट में चेंज डिटेक्शन को रिलायबल बनाती है और बहुत सारे पोटेंशियल बग से बचाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हमने शुरू में इनिशियलाइजर फंक्शन की बात की थी, यूस्टेट फंक्शन = create todos वाला। जी। उससे थोड़ा और क्लियर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में भी इस पर जोर दिया गया है। फर्क समझना जरूरी है। यूस्टेट create initial todos वर्सेस यूस्टेट create initial todos parentheses। हाँ, पैरेंथेसिस का फर्क। बिल्कुल। जब आप यूस्टेट create initial todos लिखते हैं, आप फंक्शन itself पास कर रहे हैं। रिएक्ट इसे सिर्फ पहली बार कंपोनेंट बनते समय कॉल करेगा, इनिशियल रेंडर पर। हाँ, लेकिन अगर आप यूस्टेट create initial todos लिखते हैं तो आप फंक्शन को कॉल करके उसका रिजल्ट पास कर रहे हैं। राइट। इसका मतलब है कि create initial todos फंक्शन हर बार कंपोनेंट रेंडर होने पर कॉल होगा, भले ही रिएक्ट उसके रिजल्ट को इनिशियल रेंडर के बाद इग्नोर करते। हाँ, कैलकुलेशन तो हर बार होगी। एग्जैक्टली। अगर ये फंक्शन कोई हैवी कैलकुलेशन करता है तो ये परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है। इसलिए इनिशियल स्टेट के लिए फंक्शन पास करना बिना कॉल किए ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। डेफिनेटली। अब एक और दिलचस्प टेक्निक देखते हैं, कंपोनेंट की स्टेट को पूरी तरह रीसेट करना। रीसेट करना कैसे? आपने लिस्ट रेंडर करते समय की एट्रीब्यूट का इस्तेमाल तो किया होगा, आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, लिस्ट में की जरूरी है। पावरफुल यूज है। आप किसी कंपोनेंट की पूरे इंटरनल स्टेट को उसकी इनिशियल वैल्यूज पर रीसेट कर सकते हैं, बस उसे एक अलग की प्रॉप पास करके। अच्छा, की बदलने से स्टेट रीसेट हो जाती है। हाँ, सोचिए, एक पेरेंट कंपोनेंट में वर्जन नाम की स्टेट है, इनिशियल वैल्यू 0। आप एक चाइल्ड फॉर्म कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं और उसे की दे रहे हैं, फॉर्म की = वर्जन। ओके। अब अगर पेरेंट में आप किसी बटन क्लिक पर सेट वर्जन +1 करते हैं
तो फॉर्म कंपोनेंट को मिलने वाला की प्रॉप बदल जाएगा 0 से 1। हाँ, की बदल गई। जब रिएक्ट देखता है कि किसी कंपोनेंट का की बदल गया है तो वो पुराने कंपोनेंट इंस्टेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय मतलब अनमाउंट। हाँ, अनमाउंट कर देता है और एक बिल्कुल नया इंस्टेंस बनाता है फ्रॉम स्क्रैच। ओह वाओ। इसका नतीजा ये होता है कि नए फॉर्म कंपोनेंट की सारी यूज स्टेट कॉल्स अपनी इनिशियल वैल्यूज के साथ शुरू होती हैं। इफेक्टिवली स्टेट रीसेट हो जाती है। ये तो कमाल का ट्रिक है। इसका फायदा क्या है? मतलब मैनुअल रीसेट से ये कैसे बेहतर है? सोचिए, आपके फॉर्म कंपोनेंट में 5-6 यूज स्टेट हुक्स हैं, नेम, ईमेल, एड्रेस वगैरह। हाँ, हो सकते हैं। और आपको एक रीसेट फॉर्म बटन बनाना है। एक तरीका है कि आप बटन क्लिक पर हर सेट फंक्शन को उसकी इनिशियल वैल्यू के साथ कॉल करें, सेट नेम, सेट ईमेल वगैरह। हाँ, थोड़ा टीडियस हो सकता है। एग्जैक्टली। दूसरा और अक्सर ज्यादा क्लीन तरीका है पेरेंट से की बदल देना। एक ही शॉट में पूरा कंपोनेंट अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया, कोड साफ रहता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। बिल्कुल। अब एक थोड़ा एडवांस्ड और जैसा डॉक्यूमेंटेशन भी कहता है काफी रेयर केस देखते हैं। ओके। वो है पिछली रेंडर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्टेट अपडेट करना, वो भी रेंडर के दौरान। रेंडर के दौरान स्टेट अपडेट करना, ये तो जनरली अवॉइड करने को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन पहले ऑल्टरनेटिव सोचने को कहता है। क्या ऑल्टरनेटिव्स? पहला, क्या वो इंफॉर्मेशन मौजूदा प्रॉप्स या दूसरी स्टेट से कैलकुलेट की जा सकती है? अगर हाँ, तो रिडंडेंट स्टेट हटाएं। यूज मेमो इसमें मदद कर सकता है। राइट, डिराइव्ड स्टेट। दूसरा, क्या आपको पूरे कंपोनेंट या उसके हिस्से को रीसेट करना है? तो अभी जो हमने की बदलने वाला तरीका देखा वो यूज करें। ओके। तीसरा, क्या स्टेट अपडेट किसी यूजर इंटरैक्शन जैसे क्लिक, इनपुट चेंज के जवाब में होना चाहिए? अगर हाँ, तो अपडेट हमेशा इवेंट हैंडलर में ही करें, रेंडर में नहीं। मेक सेंस। ये कॉमन सिनेरियोज हैं। हाँ, लेकिन अगर ये ऑल्टरनेटिव्स काम नहीं करते और आपको वाकई रेंडर के दौरान पिछली स्टेट या प्रॉप्स के बेसिस पर कुछ डिसाइड करना है, तो एक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न? मान लीजिए एक काउंट लेबल कंपोनेंट है जिसे काउंट प्रॉप मिलता है। आप दिखाना चाहते हैं कि काउंट पिछली रेंडर से बड़ा है, घटा है या सेम है। अच्छा, ट्रेंड दिखाना है। हाँ, इसके लिए आपको पिछला काउंट याद रखना होगा। तो आप एक प्रीवी काउंट स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं, यूज स्टेट काउंट। ओके, स्टेट में पिछला काउंट स्टोर कर लिया। फिर रेंडर फंक्शन के अंदर आप करंट काउंट प्रॉप और प्रीवी काउंट स्टेट की तुलना करें। इफ काउंट डबल इक्वल्स प्रीवी काउंट, हाँ, तो आप उसी कंडीशन के अंदर रेंडर के दौरान ही सेट प्रीवी काउंट कॉल कर सकते हैं। रेंडर के अंदर सेट प्रीवी काउंट। हाँ, और साथ में मान लीजिए सेट ट्रेंड काउंट प्रीवी काउंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी कॉल कर सकते हैं। ये पैटर्न काफी ट्रिकी लग रहा है। क्या इसमें कोई पिटफॉल्स हैं? बिल्कुल है, डॉक्यूमेंटेशन भी कॉशंस देता है। पहली बात, जी। सेट फंक्शन कॉल हमेशा एक कंडीशन के अंदर होना चाहिए। इफ काउंट डबल इक्वल्स प्रीवी काउंट। अगर आप बिना कंडीशन के रेंडर में सेट कॉल करेंगे तो कंपोनेंट इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। रेंडर, सेट, री-रेंडर, सेट, बूम। राइट, टू मैनी री-रेंडर्स एरर आ जाएगा। कंपोनेंट का स्टेट अपडेट कर सकते हैं जो अभी रेंडर हो रहा है, पेरेंट या चाइल्ड का नहीं। ओके। और चौथी, अपडेट अभी भी प्योर होना चाहिए, बिना म्यूटेशन के। ठीक है, रिएक्ट इसे हैंडल कैसे करता है जब आप रेंडर के दौरान सेट कॉल करते हैं? जब आप रेंडर के दौरान सेट कॉल करते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के बाद चिल्ड्रन को रेंडर करने से पहले तुरंत उसी कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करता है। अच्छा, इमीडिएटली री-रेंडर। हाँ, इससे परफॉर्मेंस बचती है क्योंकि चिल्ड्रन 2 बार रेंडर नहीं होते। लेकिन जैसा आपने कहा, यह पैटर्न समझने में मुश्किल हो सकता है और गलतियां होने का चांस रहता है। तो कंक्लूजन ये है कि इसे अवॉइड करना ही बेहतर है जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन यही सजेस्ट करता है। हालांकि इस स्पेसिफिक यूज केस के लिए प्रॉप चेंज के बेसिस पर स्टेट अपडेट, इसे यूज इफेक्ट में स्टेट अपडेट करने से बेहतर माना जाता है क्योंकि ये सिंक होता है और लेआउट शिफ्ट से बचाता है। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। चलिए, अब कुछ आम समस्याओं पर नजर डालते हैं। ट्रबल शूटिंग इश्यूज जो यूज स्टेट के साथ काम करते समय अक्सर आती हैं और उनके सॉल्यूशंस। हाँ, ये यूजफुल रहेगा। पहला, मैंने स्टेट अपडेट की लेकिन console.log में या फंक्शन में तुरंत बाद पुरानी वैल्यू ही दिख रही है। हाँ, ये स्नैपशॉट वाला इशू। एग्जैक्टली, जो हमने डिस्कस किया। सेट फंक्शन करंट रेंडर के कोड को नहीं बदलता। सॉल्यूशन,
अगर आपको नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू उसी फंक्शन में आगे यूज करनी है तो उसे सेट फंक्शन में पास करने से पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। जैसे const next count is equal to count plus 1, set count next count, console.log next count. बिल्कुल, यहाँ नेक्स्ट काउंट में सही वैल्यू मिलेगी। दूसरा, मैंने ऑब्जेक्ट या एरे की स्टेट अपडेट की पर स्क्रीन पर कुछ बदला नहीं। Immutability. करेक्ट। ये अक्सर इम्यूटेबिलिटी रूल तोड़ने से होता है। अगर आपने सीधे object.x is equals to 10 या एरे air.push1 को म्यूटेट कर दिया तो रेफरेंस नहीं बदलता। रिएक्ट का object.ice कंपैरिजन देखता है, रेफरेंस सेम है और री-रेंडर स्किप कर देता है। हाँ, सोल्यूशन, हमेशा नया ऑब्जेक्ट सेट obj ऑब्जेक्ट x encodus और नया एरे सेट arr arrow1 इम्यूटेबिलिटीज की। indeed. तीसरा एरर, टू मेनी री-रेंडर्स। हाँ, ये सबसे कॉमन एरर्स में से एक है। हाँ, इन्फिनिट लूप ये बताता है कि आपका कंपोनेंट एक इन्फिनिट री-रेंडर लूप में फंस गया है। ज्यादातर ये तब होता है जब आप रेंडर फंक्शन के लॉजिक में बिना किसी कंडीशन के सेट फंक्शन कॉल कर देते हैं। या इवेंट हैंडलर का सिंटैक्स गलत हो। बिल्कुल। ऑन क्लिक में हैंडल क्लिक लिखने से फंक्शन रेंडर के दौरान ही कॉल हो जाता है। स्टेट अपडेट होती है, फिर से रेंडर होता है और लूप शुरू। सही सिंटैक्स है ऑन क्लिक बराबर हैंडल क्लिक या ऑन क्लिक बराबर ई इज इक्वल टू हैंडल क्लिक ई। हाँ, सोल्यूशन, एरर मैसेज के पास स्टैक ट्रेस देखकर पता लगाएं कि कौन सा सेट कॉल लूप पैदा कर रहा है और उसे फिक्स करें। कंडीशन लगाएं या हैंडलर सिंटैक्स ठीक करें। चौथा, मेरा इनिशियलाइजर फंक्शन या अपडेटर फंक्शन 2 बार चल रहा है। स्ट्रिक्ट मोड वाला इशू, राइट? हाँ, जैसा हमने पहले बताया, ये स्ट्रिक्ट मोड का डेवलपमेंट ओनली बिहेवियर है। रिएक्ट जानबूझकर इन्हें 2 बार चलाकर देखता है कि कहीं वे इम्प्योर तो नहीं है। साइड इफेक्ट्स चेक करने के लिए सोल्यूशन, पहले तो रिलैक्स करें, ये प्रोडक्शन बिल्ड में नहीं होगा। फिर अपने फंक्शन को चेक करें कि वो प्योर है। जैसे इम्प्योर अपडेटर प्रीव टोडोस पुश न्यू आइटम रिटर्न प्रीव टोडोस की जगह प्योर अपडेटर रिटर्न प्रीव टोडोस कॉमा न्यू आइटम लिखें। इम्यूटेबिलिटी अगेन। हाँ, पांचवा, मैं स्टेट में एक फंक्शन स्टोर करना चाहती हूँ पर जैसे ही सेट करती हूँ वो कॉल हो जाता है। अच्छा, फंक्शन एज स्टेट। हाँ, जब आप यूज स्टेट सम फंक्शन या सेट fn सम अदर फंक्शन लिखते हैं, रिएक्ट बाय डिफॉल्ट सोचता है कि आप इनिशियलाइजर या अपडेटर फंक्शन पास कर रहे हैं और उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है। राइट, फंक्शन कॉल बिहेवियर। सोल्यूशन, अगर आप वाकई में स्टेट में फंक्शन ही स्टोर करना चाहते हैं तो उसे एक और फंक्शन लेयर में रैप कर दें। यूज स्टेट काउंट्स सम फंक्शन इनिशियलाइजेशन के लिए और सेट fn काउंट्स सम अदर फंक्शन अपडेट करने के लिए। एग्जैक्टली। अब रिएक्ट बाहरी फंक्शन को कॉल करेगा जो बदले में आपका फंक्शन रिटर्न करेगा और वही स्टेट में स्टोर होगा। क्लेवर वर्क अराउंड। तो कुल मिलाकर हमने आज यूज स्टेट को काफी डिटेल में देखा। कोर आइडिया बहुत सिंपल है, कंपोनेंट्स को स्टेटफुल बनाना, उन्हें मेमोरी देना। जी, हमने देखा इनिशियल स्टेट कैसे सेट होती है, इनिशियलाइजर फंक्शंस क्यों यूजफुल हैं, स्टेट को रिलायबली अपडेट कैसे करें, स्पेशली अपडेटर फंक्शंस का यूज करके जब नई स्टेट पिछले पर डिपेंड करती है। इम्यूटेबिलिटी का इंपॉर्टेंस। हाँ, इम्यूटेबिलिटी रूल क्यों इतना क्रिटिकल है और स्टेट स्नैपशॉट की तरह कैसे काम करती है ये भी समझा। ये सब कॉन्सेप्ट्स मिलकर रिएक्ट में डायनामिक और इंटरैक्टिव यूआईज बनाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन रखते हैं। जी हाँ, यूज स्टेट वाकई रिएक्ट का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बिना मॉडर्न रिएक्ट इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, सिर्फ यूज स्टेट से स्टेट मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग कैसे? खासकर तब जब स्टेट को कई कंपोनेंट्स के बीच शेयर करना हो या स्टेट अपडेट लॉजिक काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए। प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या आ सकती है या कंपोनेंट लॉजिक बहुत मेसी हो सकता है। हाँ, ये होता है। यहीं पर यह सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या स्टेट मैनेजमेंट के दूसरे पैटर्न्स या टूल्स ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। जैसे रिएक्ट का अपना यूज रिड्यूसर हुक कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक को कंपोनेंट से बाहर निकालने और मैनेज करने में हेल्प करता है, या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टेट को कंपोनेंट ट्री में डीप डाउन पास करने का एक तरीका देती है बिना प्रॉप ड्रिलिंग के। और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी हैं। बिल्कुल, रिडक्स, जुस्टैंड, जोटाई जैसी कई पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जिनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पॉइंट ये है कि यूज स्टेट से स्टार्ट करना बिल्कुल सही है, पर एप्लीकेशन की नीड्स बढ़ने पर स्टेट मैनेजमेंट के इन दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि कोड मैनेजेबल और स्केलेबल बना रहे। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आगे सोचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।